नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को रिवीजन भी हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, और इस क्लास में आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपको इसमें से प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिया गया और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कहाँ से आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न पॉलिटी से आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और कांग्रेस के बारे में आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी 4 अधिवेशन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, अगर आपसे पूछे दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अगर आपसे पूछे तीसरा अधिवेशन, तो देखिए पहला वाला जो अधिवेशन हुआ था वो पहले डेट लिखिए, क्योंकि डेट भी पूछता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयो ह्यूम ने किया था और पहला अधिवेशन इसका कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछता है। तो इसके अध्यक्ष, पहले वाले के अध्यक्ष जो थे वो बने थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी। इनका जो खास बात ये था, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। तो साथ में ये भी बातें आप लोग को, अध्यक्ष पहले ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आपको साथ में ये बात याद रखना है। तो देखिए कांग्रेस के ये पहले अध्यक्ष हैं। दूसरा वाला अधिवेशन कब हुआ था, 1886 में। कब हुआ था, 1886 में। और ये कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो यहाँ पे अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। कौन अध्यक्ष बने थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष पूछे तो आप लोग दादा भाई नौरोजी का नाम लेंगे। अगर आपसे पूछे तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये सीधे गया था मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में हुआ था तीसरा वाला। तो इसके अध्यक्ष बने थे कौन, तो बदरुद्दीन तैयब। कौन है, बदरुद्दीन इसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब। और ये बदरुद्दीन तैयब जो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो इसलिए ये सभी चीज क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और चौथा वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा वाला अगर आपसे पूछे कि अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग बताएंगे इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूल बने थे। कौन, जॉर्ज यूल बने थे। और जॉर्ज यूल कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये चारों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछे तो यहाँ पे हमने बनाया पहला वाला 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें कितने प्रतिनिधि बाहर, मतलब पहले वाले में 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1886 में हुआ था कोलकाता में दूसरा वाला। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और इस कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने। 1887 में तीसरा वाला हुआ था और मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा वाला इलाहाबाद में हुआ था। और इसके पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनते हैं, वो जॉर्ज यूल बनते हैं। कौन, जॉर्ज यूल। तो इसी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण था और ये जो चारों पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। एक प्रश्न से संबंधित आपको 10 पॉइंट यहाँ पे बताना हमारा काम है। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से है। और इस प्रश्न में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को खंगालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है। तो एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नियाग्रा जो जलप्रपात है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किस, कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी पे स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ गए, नियाग्रा जलप्रपात। अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी पे स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सेंट लॉरेंस नदी पे, सेंट लॉरेंस नदी पे ये स्थित है। किस नदी पे, सेंट लॉरेंस नदी पे ये स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, और बात करते लेते हैं, नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, सेंट। अगर आपसे पूछे भारत की नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, भारत की नियाग्रा
जलप्रपात किसे कहते हैं? तो भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात है वो वो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं जलप्रपात। और ये किस नदी पे बसा हुआ है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें, इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी ये चित्रकूट जलप्रपात पूछे किस राज्य में? तो वहां पे झारखंड राज्य में है। कहाँ पे? सॉरी छत्तीसगढ़ में है ये कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पे। और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक, अगला बात कर लेते हैं, आगे क्या बात करते हैं। तो देखिए एक एंजिल जलप्रपात भी बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? एंजिल जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पे? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला कहाँ पे है? तो वेनेजुएला ये दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये जलप्रपात है। तो ये दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या पढ़े हैं कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग बताएंगे सीधे सीधे कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे किस नदी पे स्थित है तो आप लोग बताएंगे कि सेंट लॉरेंस नदी पे। किस नदी पे? सेंट लॉरेंस नदी। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। इंद्रावती नदी पे स्थित है। और किस राज्य में? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एंजल जलप्रपात जो है ये जो है वेनेजुएला में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, साइंस से है। तो साइंस के भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग साइंस के भी प्रश्नों को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या बताना है। पहले देखिए Na2CO2 देखिए जो है Na का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो इसका होता है 1। Na का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2 होता है। और S का पूछा है तो S का हम लोग मान लेते हैं X और इसको 0 के बराबर करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए Na यानी कि सोडियम का कितना यूनिट है? यहाँ पे 2 यूनिट है। तो इसको 2 गुणे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको 2 गुणे सोडियम का होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, प्लस कर देंगे। और S का निकालना है तो इसको X मान लेंगे, फिर प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना यूनिट है? 4, तो यहाँ पे 4 गुणे -2 कर देंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दो का पाड़ा पड़ेंगे, एक बार 2 हो जाएगा, X हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस यहाँ पे -8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 0 के, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -6 होगा बराबर 0। और फिर यहाँ पे इसको x माइनस 6 बराबर 0, फिर 100 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 6 है। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी तरह से किसी भी चीज का आप लोग ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर करके निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे भी साइंस का प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है? साइंस का प्रश्न कह रहा है कि, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से 3 चीजें पूछी जाती है इस प्रश्न से। तीनों चीजें हम आप लोग को बताएंगे। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? देखिए ये पूछा जाता है कि जो वस्तु का घनत्व है अगर ये पानी के घनत्व से क्या होगा? पानी के घनत्व से अधिक होगा तो क्या होगा? अगर ये भी पूछा जाता है कि वस्तु का जो घनत्व है ये पानी के घनत्व के क्या होगा? बराबर होगा तो क्या होगा? और ये पूछा जाता है कि जो वस्तु का घनत्व, जो पानी का घनत्व है, जो पानी का जो घनत्व है वो अगर वस्तु के घनत्व से अधिक होगा तो क्या होगा? ये 3 कंडीशन आपके एग्जामों में पूछी जाती हैं। इन तीनों कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो वस्तु का घनत्व है ना, वो अगर पानी के घनत्व से जो है अधिक होगा, वस्तु का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा? वस्तु डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक, अगर वस्तु का घनत्व पानी के बराबर होगा तो वस्तु जो है वस्तु डूबकर तैरेगा। क्या होगा? डूबकर क्या होगा? डूबकर तैरेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पानी का घनत्व जो है वस्तु के घनत्व से अधिक हो जाएगा, पानी का घनत्व अधिक हो जाएगा तो वस्तु क्या होगा? वस्तु जो है वस्तु सतह पे तैरेगा। कहाँ पे? सतह पर
तैरेगा। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तीनों आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो, जो हमने ये कंडीशन लिखा है, तो वस्तु क्या होगा, वस्तु डूब जाएगा। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर हो तो वस्तु जो है डूबकर तैरेगा, ठीक, डूबकर तैरेगा। अगर आपसे पूछे कि पानी जो है, पानी का घनत्व अधिक हो जा रहा है वस्तु के घनत्व से, तो वस्तु सतह पे तैरेगा। वस्तु क्या होगा, सतह पे तैरेगा। जिस तरह से नाव वगैरह तैरते हैं यहाँ पे, इसी तरह से तैरते हैं, क्योंकि जो नाव का पूरा जो है टोटल जो घनत्व है, पानी जितना हटाता है उसके घनत्व से क्या होता है, कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी मॉडर्न हिस्ट्री से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जो प्रश्न है, इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग को ज्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया। यहाँ से 3 चीजें पूछी जाती है कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया, प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरणा किसने दिया था, और प्रार्थना समाज की क्या हो गया, स्थापना किसने किया था। देखिए अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया था, तो एमजी रानाडे ने बनाया था। किसने, एमजी रानाडे ने बनाया था। एमजी रानाडे को क्या कहा जाता है, गोविंद रानाडे भी कहा जाता है। इसको इन्होंने क्या किया था, लोकप्रिय बनाया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरणा किसने दिया था, तो ये दिए थे, ये प्रेरणा देने वाले कौन है, केशव चंद्र सेन है। कौन है, केशव चंद्र सेन इसकी जो है प्रेरणा देते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए। अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज को स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम 2 लोगों ने, आत्माराम पांडुरंग का केवल ऑप्शन में कभी कभी नाम रहता है, और 2 लोगों ने मिलकर किया था, एमजी रानाडे। ये दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना किए थे, ठीक। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में इसकी क्या होती है, स्थापना हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में बड़ा पूछता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, सोसाइटी ऐसे लिखा जाएगा ना। तो ये इसकी स्थापना 1864 में हुआ था यार, 1864 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो सैयद अहमद खान ने। किसने, सैयद अहमद खान ने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था, ठीक। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया था। तो लोकप्रिय बनाने की बात जब कर देता है तो एमजी रानाडे इसके जवाब। प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा किसने दिया था, तो केशव चंद्र सेन ने दिया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो 2 लोगों ने, आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे ने किया था। कब किया था प्रार्थना समाज की स्थापना, तो 1867 में। साइंटिफिक सोसाइटी एक अलग प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कौन किया था, तो ये किए थे आपके सैयद अहमद खान 1864 में। महत्वपूर्ण बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोनों चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चांदी के सिक्के किसने चलाए। देखिए हमारा जो प्राचीन काल का इतिहास हो या मध्यकाल का हो, तो इन दोनों में जो सिक्के बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। सिक्के से हमें इतिहास को जानने की भी, इतिहास की भी जानकारी मिलती है। कब किस चीज का सिक्का चला, कौन सी शासक ने चलाया, उसका मोहर ठप्पा कैसा था, इस चीज से हमें अपने इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी, ये स्रोत भी होता है हमारे इतिहास के बारे में, इतिहास का स्रोत भी होता है। तो देखिए चांदी के जलाली सिक्के, तो देखिए जलाल किसे कहा जाता है, तो चांदी के जो जलाली सिक्के हैं ये अकबर ने चलाए थे। किसने, अकबर ने। अब इस प्रश्न में हम लोग सिक्कों के बारे में, आइए चलिए थोड़े सिक्कों को खनका लेते हैं। बहुत दिन हो गए सिक्कों को हमने खनकाया नहीं। तो देखिए जलाली सिक्के का जो प्रचलन है वो अकबर ने किया था। अगर आपसे पूछे कि बहलोली सिक्के किसने चलाया था, बहलोली सिक्का किसने चलाया था, तो जी हाँ आप लोग सही पकड़े हैं। तो बहलोली सिक्का बहलोल लोदी ने चलाया था। किसने, बहलोल लोदी ने चलाया था, ठीक। ये बातें हो गई। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया था, अगर आपसे पूछे कि अब क्या बचता है, हाँ अगर आपसे पूछे कि सीसा का सिक्का किसने चलाया था, सीसा का सिक्का किसने चलाया था भारत में, तो सीसा का सिक्का चलाने वाले हैं शेरशाह सूरी। कौन चलाते हैं, शेरशाह सूरी सीसा का सिक्का चलाता है। और 1 रुपए का भी सिक्का इसने चलाया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे,
1 रुपए का सिक्का भी अगर आपसे पूछे किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने भी ही चलाया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सीसा का सिक्का सातवाहन चलाया था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीसा का सिक्का जब पूछेगा किसने चलाया था, तो जब सीसा का सिक्का पूछे तो ये सातवाहन ने चलाया था। किसने? सातवाहन ने चलाया था, सातवाहन वंश के लोगों ने। लेकिन शेरशाह सूरी ने ये 1 रुपए का सिक्का चलाया था, 1 रुपए का सिक्का इसने चलवाया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग को सही बातें याद रखनी है। और एक चीज और आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो आप हाँ तांबे जो है चांदी का, अगर आपसे पूछे कि चांदी का टंका, ये बात एग्जाम में पूछा गया है। और तांबे का क्या हो गया? तांबे का जीतल, ये किसने चलाया था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये किसने चलाया था? तो ये दोनों ही चलाने वाले कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश ने इसे चलाया था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का, जिसे मामलूक वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश? मामलूक वंश, या ही इसे दास वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश? दास वंश भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐबक का गुलाम था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए चांदी के जलाली सिक्के किसने चलाया था? तो वो अकबर ने चलाया था। और बहलोली सिक्का किसने चलाया था? तो बहलोल लोदी ने चलाया था बहलोली सिक्का। और शीशे का सिक्का सातवाहन वंश के लोगों ने भारत में चलाया। और 1 रुपए का सिक्का जो है शेरशाह सूरी ने चलाया था। जीटी रोड भी पूछे किसने बनाया था? जीटी रोड भी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। और आपसे लोगों को ध्यान रखना है, इसने बचपन में एक शेर मारा था, तो इसी वजह से इसका नाम शेरशाह पड़ गया। चांदी का टंका किसने चलाया था? तो वो, और तांबे का जीतल, ये दोनों किसने पूछे चलाया था? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत में टोडा जनजाति कहाँ पे रहती है? तो भारत के दक्षिण में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। एक पर्वतीय गांठ का निर्माण है, जिसको हमने बताया था, इसका नाम क्या है? नीलगिरी है। तो इस नीलगिरी पर्वत में ही टोडा जनजाति रहती है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी पर्वत जो है कहाँ पे है, तो ऐसे विस्तार तो कई राज्यों में, लेकिन नाम आप लोग को तमिलनाडु वहाँ पे मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि लेप्चा जनजाति कहाँ पे मिलती है? लेप्चा जनजाति, तो ये सिक्किम में मिलने वाली जनजाति। कहाँ पे? सिक्किम में मिलती है। अगर आपसे पूछे कि गोंड जनजाति भारत में कहाँ पे पाई जाती है मुख्य रूप से, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे और चीजें, अगर आपसे पूछे कि गरसिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, गरसिया जनजाति ये मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में पाई जाती है। क्योंकि हमारे एग्जामों में कभी कभी वो है जनजातियों के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है। अगर आपसे पूछे कि संथाल जनजाति भारत में कहाँ पे पाई जाती है, तो ये 2 राज्य, एक तो झारखंड में बहुत पाई जाती है जनजाति, और आपके बिहार राज्य में भी ये जनजाति पाई जाती है। अगला बात आप लोग को ध्यान रखना, संथाल हो गया। एक चीज और, डफला, अगर आपसे पूछे डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। और ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। भारत में टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है, राजधानी चेन्नई। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, राजधानी गंगटोक। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल। गरसिया जनजाति राजस्थान में, राजधानी जो है उसके जयपुर है। और संथाल जनजाति झारखंड बिहार में पाई जाती है। झारखंड की राजधानी जो है रांची। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है, राजधानी ईटानगर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये भी साइंस का प्रश्न था। और जनजाति से संबंधित प्रश्न आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और वर्ड से संबंधित जो जनजातियां होती हैं उसको वर्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिलहाल तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ये प्रश्न था, इसको आप लोग को पढ़ाया जाएगा इंडियन ज्योग्राफी में। वैसे हमारे क्लास में आप लोग को हमेशा आए दिन पढ़ाया जाता है। तो देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक, सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और वस्तु की क्या होगा? बराबर बनेगा। वस्तु की क्या होगा? बराबर बनेगा। ठीक, बराबर।
समतल दर्पण से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। समतल दर्पण में एक तो इसका पूछ लेता फोकस दूरी कितना होता है, फोकस समतल दर्पण का अक्सर यही प्रश्न पूछता है, फोकस दूरी क्या कितना होता है, तो अनंत होता है। इसका फोकस दूरी क्या है समतल दर्पण का, आप लोग कभी भी देखिएगा, इसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। अगर आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आप 6 फीट के हैं, आपको एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर आप 6 फीट के हैं तो आपको अपने तस्वीर का पूरा जो है प्रतिबिंब देखना है, खुद का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहते हैं, तो समतल दर्पण की जो है समतल दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए या समतल दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी पूरे ऊंचाई की आधी, यानी कि आप 6 फीट हैं तो आपको 3 फीट की जो है समतल दर्पण लेना पड़ेगा, तब आप अपनी पूरी उसमें तस्वीर देख पाएंगे, या फिर अपना पूरा जो है प्रतिबिंब देख पाएंगे। जो समतल दर्पण जो है वस्तु की क्या होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण जो वस्तु है, यानी कि आपका पूरी लंबाई 6 फीट है तो आपको समतल दर्पण 3 फीट लेना पड़ेगा, तब आपकी उसमें पूरी प्रतिबिंब दिखेगी। तो वस्तु की क्या होगी, आधी होगी, तब जाकर के उसमें क्या होगा, पूरा प्रतिबिंब क्या होगा, पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। ये बात एग्जाम में पूछा जाता है, दिखेगा। और दूसरी बात ये पूछी जाती है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ रहा है, अगर कोई वस्तु जो है x के स्पीड से समतल दर्पण की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु का, वो जो है ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो है प्रतिबिंब जो है 2x की स्पीड से चलता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि अगर आप समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब होगा वो 2x यानी कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आपकी ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो इसमें जो है समतल दर्पण में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की जो चाल होती है वो क्या होती है, प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल की क्या होती है, वस्तु के चाल की वो दुगनी प्रतीत होती है। क्या होती है, दुगनी प्रतीत होती है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, एक तो सीधा बनेगा, एक तो आभासी बनेगा, और ये वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। फोकस दूरी कितनी होती है समतल दर्पण की, तो फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी को F से इंडिकेट करते हैं, इसकी फोकस दूरी जो है अनंत होती है। समतल दर्पण में वस्तु की जो आधी होनी चाहिए, तब समतल दर्पण वस्तु की आधी होनी चाहिए, तब उस वस्तु का उसमें पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। ये बात हमने आपको समझाया। अगला बात हमने बताया कि प्रतिबिंब की जो चाल है वो वस्तु की चाल की दुगनी प्रतीत होती है। ठीक, ये भी बात हमने आपको समझा चुके हैं। ठीक, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? देखिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये जो है 1887 में हुई थी। कब? 1887 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। अब देखिए दूसरी बात आप से यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने किया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गोविंद, जिसे हमने MG रानडे पढ़ा है, गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर के किया था इसकी स्थापना, और रघुनाथ राव इसकी स्थापना करते हैं। अगला बात आप लोग को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो हाँ, गोविंद रानडे के बारे में हमने क्या बताया, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात। राजधानी क्या है महाराष्ट्र की, तो राजधानी इसकी मुंबई है, तो महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता है। ठीक, अगला बात आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। अगर आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग को इस प्रश्न से याद रखनी है। सोशल
इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। 1887 में किसने स्थापना किया हो, तो इसकी स्थापना गोविंद रानाडे और क्या किया, रघुनाथ राव जी ने किया था। किसने, रघुनाथ राव जी ने किया था। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक, नौजवान सभा की स्थापना किसने की, भगत सिंह ने। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, ये राजा राम मोहन राय ने किया। किसने, राजा राम मोहन राय ने किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मगध साम्राज्य का कौन शहर गंगा एंड सोन के संगम पर बसा हुआ है, तो एक शहर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है, पाटलिपुत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाटलिपुत्र, क्योंकि अगर आपसे पूछे पाटलिपुत्र का जो है पुराना नाम है, इसके नाम के लेके भी आपसे पूछेगा कि पुराना नाम क्या था, तो इसका जो पुराना नाम है कुसुमपुर है। क्या है इसका पुराना नाम, कुसुमपुर है पाटलिपुत्र का पुराना नाम। अगर आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र की जो है स्थापना किसने किया, अगर आपसे पूछे पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, तो उदयन ने। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का स्थापना संस्थापक कौन है, तो उदयन है। अगर आपसे पूछे फिर इसका नाम बदल करके, अगर आपसे पूछे पाटलिपुत्र का जो है नाम जो है पटना किसने किया, नाम इसका पटना किसने किया, बदल करके इसका नाम पटना किसने किया, तो वो किया था शेरशाह सूरी। अभी हमने बताया शेरशाह सूरी जीटी रोड का निर्माण करवाया था, और शेरशाह सूरी 1 रुपए का सिक्का भारत में चलाया था। और शेरशाह सूरी बचपन में शेर मारा था, तो इसी वजह से ये इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। ये अफगान वंश का शासक था। तो ये इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर इसके अलावा आप लोग को ध्यान रखना है कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तो जो तीसरी वाली बौद्ध संगीति हुई थी ना, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी, अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी, अगर आपसे पूछे कि वहां पे शुंग वंश की राजधानी, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, या फिर आपके पूछे कि गुप्ता साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये तीनों की तीनों जो राजधानियां थी ये पाटलिपुत्र में थी। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य का कौन शहर गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है, तो पाटली जो पुत्रा है ना, वो गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। इसके अलावा हमने बताया पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो कुसुमपुर इसका पुराना नाम है। पाटलिपुत्र का नाम बदल करके किसने पटना किया था, तो नाम बदल कर इसका पटना करने वाला कौन है, शेरशाह सूरी है। उसके बाद तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। और मौर्य वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश, इन तीनों की जो राजधानियां हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र में एक समय में थी। अगला प्रश्न कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन है। जब पूछे कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज क्या है, तो आप लोग बताएंगे क्या, एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम है। अगर आपसे पूछे कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो है तत्व कौन सा है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व भी कभी पूछा है, तो वहां पे ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है भूपर्पटी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे क्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक, अगर क्रस्ट को, इसको क्या कहा जाता है, भूपर्पटी को या फिर क्रस्ट को क्या कहा जाता है, इसको सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। सियाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलकर के बना है। क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम से क्या होगा, एल्यूमिनियम से मिलकर के बना हुआ है। तो ये इसका सिंबल Al हो गया, सिलिका का Si हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, सियोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सियोल भी बोलते हैं भूपरत को हमारे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला बात आप लोग को ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे पृथ्वी की परतें कितनी होती हैं, पृथ्वी की परत कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। कौन से होते हैं, एक तो ऊपर का जो भूपर्पटी है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट। इसके बाद मिलेगा मेंटल बीच में होता है। और कोर क्या होता है, सबसे नीचे होता है या फिर सबसे अंदर होता है, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसकी 3 परतें होती है पृथ्वी की। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप लोग को वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है तब ये सभी चीजें बताई जाती हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो है खनिज कौन सा है, तो वो है एल्यूमिनियम। कौन है, एल्यूमिनियम। और भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। कौन सा है,
ऑक्सीजन है, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। और आपसे पूछे कि जिसको क्या कहा जाता है हमारे भूपर्पटी को, इसको सियोल कहा जाता है। सियोल, सियोल का मतलब क्या होता है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बना है, तो इसी वजह से सियोल कहा जाता है। भूपर्पटी की जो परतें कितनी है पृथ्वी की, वो 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है। तो बारामूला जो स्थान है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी। और जो है अगर आपसे पूछे कि ये बारामूला जो ये किस अगर आपसे पूछे किस जिला में स्थित है, किस जिला में है, तो ये भी आप लोग बताएं जम्मू जिला में स्थित है। किस जिला में, जम्मू जिला में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। आगे की बात कर लेते हैं। झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला बात करते हैं कि झेलम नदी के बारे में थोड़ा सा, पुराना नाम क्या है, ये सभी चीजें पूछा जाता है। यहाँ पे हेडिंग बना देंगे झेलम, झेलम नदी। अगर आपसे पूछे किसका जो है इसकी, ये किसकी सहायक है, झेलम नदी किसकी सहायक, ये किसकी सहायक है, तो ये आप लोग बताएंगे कि ये सिंधु नदी की सहायक है, इसकी सिंधु की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे कि उरी परियोजना किस नदी पे स्थित है, उरी परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो झेलम में। तुलबुल परियोजना अगर आपसे पूछे तुलबुल परियोजना किस नदी पे, तुलबुल परियोजना किस नदी पे, तो वो भी आपकी झेलम पे। पुराना नाम अगर आपसे पूछ ले इसका क्या है, पुराना नाम या फिर ऋग्वैदिक नाम पूछ ले, तो इसका पुराना नाम क्या है, वितस्ता है। क्या वितस्ता है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वितस्ता, ठीक। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, झेलम नदी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्गम भी पूछा जाता है नदियों के बारे में। उद्गम कहाँ से होता है, तो बेरी नाग झील से, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बेरी नाग झील से इसका उद्गम होता है, ठीक। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बरमूला किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक। और जिला कहाँ पे होता है, जिला जम्मू कश्मीर, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। उद्गम बैरीनाग झील से होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। झेलम किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की ये सहायक नदी है, ये बातें आप लोग को ध्यान रखें। उरी परियोजना और फिर तुलबुल परियोजना किस नदी पे, झेलम नदी पे है। और पुराना नाम क्या है इसका, झेलम का पुराना नाम जो है वितस्ता है, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि वाहन से निकलने वाली कौन गैसें सर्वाधिक जहरीली है, तो देखिए वाहन से एक गैस निकलती है जिसको CO बोलते हैं, CO, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये क्यों जहरीली है, क्योंकि ये जो है हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये जो है हीमोग्लोबिन में क्या होती है, सर्वाधिक घुलनशील होता है। क्या होता है, सर्वाधिक घुलनशील होता है, ठीक। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ये सर्वाधिक घुलनशील होता है, जिससे ये जो है ऑक्सीजन जो है वहन करती है ना, हमारी जो हीमोग्लोबिन है पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाती है, तो उसको जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता है उसको छीड़ कर देती है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहद जो है हानिकारक है। कुछ गैसों के बारे में पूछ लेते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए मार्स गैस के बारे में पूछा जाता है कि मार्स गैस भाई किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे भैया मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। फार्मूला पूछेगा तो CH4 बता देंगे, ठीक। अगर आपसे पूछे कि जो है वो हंसाने वाली गैस होती है उसको क्या कहते हैं, लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस, इसको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। ये किसे कहते हैं, तो लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है, ये जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो फार्मूला होता है N2O होता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अश्रु गैस किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अश्रु पहले बहुत पूछा जाता था, अश्रु गैस किसे कहते हैं, तो अश्रु गैस जो है ये कहते हैं क्लोरोपिक्रीन को। किसको कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखें, क्लोरोपिक्रीन को क्या कहते हैं, अश्रु गैस कहते हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए वाहन से निकलने वाली कौन गैस सर्वाधिक जहरीली है, तो वाहन से निकलने वाली सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है CO। क्या होती है, CO को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं,
कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में ये सर्वाधिक घुलनशील होती है, जिससे हीमोग्लोबिन की रक्त वहन क्षमता जो है क्षीण हो जाती है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस कहते हैं। अगर आपसे मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। फार्मूला क्या है? CH4 है। अगर आपसे पूछे लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फार्मूला होता है। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग को ध्यान रखना है। जो प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे संबंधित जो आपको प्रश्न बताया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, और जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, जंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, Fe2O3। Fe2O3 इसको फार्मूला होता है, इसका फार्मूला, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं क्या? आयरन ऑक्साइड। आयन हो गया क्या? आयरन। बड़ी अरे पूरा रिसेट हो गया क्या? Ctrl Z से आएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसको पढ़ रहे थे ना, सर्वाधिक जहरीली गैस ये हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं? Fe2, गलती से इरेज वाले पे दब गया। ठीक, Fe2O3 इसका फार्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड का। इसी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, हमने बताया था आयरन। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, या फिर इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ठीक, तो ये दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जंग जो लगता है ना, यहाँ पे जंग से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो Fe2O3 होता है। ठीक, और आयरन ऑक्साइड जो होता है इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और जंग लगने से ये पूछता है कि धातु के भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातु का जो है, जंग लगने से धातु का भार ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये धातु का जो भार है ये क्या होता है? बढ़ता है जंग लगने से। और दूसरा बात ये पूछा जाता है, जंग लगने से धातु का भार हटता है। अगर आपसे पूछे किसी लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जंग से बचाने के लिए उस पर किस चीज की परत चढ़ाते हैं? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जिंक की परत, जिसको क्या बोलते हैं? जस्ता। जिंक की परत क्या बोलते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। और या फिर इसको बोलते हैं क्या? इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखें। गैल्वेनाइजेशन करना कहते हैं, यानी कि लोहे पे जंग को बचाने के लिए उस पे जिंक की परत चढ़ाना। ये जो सभी प्रश्न आ रहे हैं ना, ये साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि जंग लगना ये कैसी जो है अभिक्रिया है? जंग लगना, तो ये एक कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। जंग लगना जो है ये कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जंग का रासायनिक नाम क्या है? Fe2O3 जंग का रासायनिक नाम है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। कई बार बताया हमने, धातु का भार जंग लगने से क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद जंग से बचने के लिए जो है, बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जंग लगना ये कैसी अभिक्रिया है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। कोरबा कोयला की खान कहाँ पे स्थित है? जो कोरबा की कोयले की खान है ना, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी तरह से कुछ कोयले के खान पूछे जाते हैं, कुछ जो है खाने पूछी जाती है। कोयले की खान पूछी जाती है, और कोयला कहाँ से निकाला जाता है, तांबा कहाँ से निकाला जाता है, हीरा कहाँ से निकाला जाता है भारत में, और फिर लोहा कहाँ से निकाला जाता है। इस तरह से कुछ खाने पूछी जाती हैं कि ये किस लिए फेमस है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोयले को कहा जाता है, इसको काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना इसको क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है कोयले को। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपसे पूछे कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कोयले का जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये आप लोग बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि झरिया और धनबाद,
झरिया एंड ये धनबाद, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर झरिया और धनबाद ये दोनों खान कहाँ पे है, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ये झारखंड में है, झारखंड में है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रानीगंज खान कहाँ पे, ये रानीगंज जो खान कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। और किस लिए फेमस है ये सभी? पश्चिम बंगाल में। किस लिए फेमस है? तो ये कोयला के लिए फेमस है। कहाँ? कोल के लिए फेमस है। ये भी किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है, कोल के लिए। झरिया और धनबाद दोनों। रानीगंज खान पश्चिम बंगाल में कोयला के लिए फेमस है। उसके बाद तलचर खान कहाँ पे है? तलचर की जो खान है ये भी कहाँ पे है? ये तलचर की जो खान है ये आप लोग ध्यान रखें, उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये किस लिए फेमस है भाई? ये भी कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है। तो इतनी खाने हैं आप लोग को ध्यान रखने हैं। तो देखिए कोयला की कोरबा कोयला खान कहाँ पे? छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो उत्पादन है ये किस राज्य में, तो झरिया जो पूछे आपसे और धनबाद ये कोयले के लिए झारखंड फेमस है। और रानीगंज जो है ये कोयले के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल में कोयला की खान है। और तलचर कोयला की खान उड़ीसा में है। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे मिलेगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए या तो आपसे पूछ ले बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, या फिर आपसे पूछे कि खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछ ले, या फिर आपको इसी को कहते हैं क्या? मीठा सोडा। अगर आपसे पूछे मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए ये तीनों हो जाएगा आपका Na2CO3। क्या हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र? क्या हो जाएगा इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। Na2 वाला भी बताएंगे, NaHCO3। तो इसका रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा। ठीक, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता है यहीं पे कि धोवन सोडा, अगर आपसे पूछे धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर इसे बोलता है वॉशिंग सोडा। क्या बोलता है? वॉशिंग सोडा। ये दोनों अगर आपसे पूछे रासायनिक सूत्र क्या है, इसका हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो देख लीजिए आपको एग्जाम में कुछ भी पूछे तो यहाँ से आप लोग जवाब दे सकते हैं। एक होता है कास्टिक सोडा। अगर आपसे पूछे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बता दीजिए, तो ये होता है कास्टिक सोडा, ये होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। और धोवन सोडा पूछ ले या फिर वॉशिंग सोडा पूछ ले, तो ये तीनों इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोडियम Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का पूछ ले, कास्टिक सोडा, तो NaOH होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। साइंस का प्रश्न था, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, साइंस का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि कौन नदी द्वारा बनाई गई भू आकृति है? तो देखिए इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न भाई, कौन नदी द्वारा बनाई गई भू आकृति है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है भाई। तो देखिए ये नदियों द्वारा क्या क्या चीजें बनाई जाती है। देखिए कुछ स्थला आकृति या फिर भू आकृति पूछ ले, जो नदियों के द्वारा बनाई जाती है, या फिर पवनों के द्वारा बनाई जाती है, या सागरों के द्वारा बनाई जाती है, या फिर ज्वालामुखी के द्वारा बनाई जाती है, वो सभी एग्जामों में पूछी जाती है। जैसे नदियों के द्वारा कौन कौन सी भू आकृति बनाई जाती है, तो देखिए एक तो आपको जलोढ़ पंख आप लोग को याद रखना है। जलोढ़ पंख ये किसके द्वारा बनाई जाती है? नदियों के द्वारा। डेल्टा अगर आपसे पूछे किसके द्वारा बनाई जाती है, तो नदियों के द्वारा। इसके अलावा एस्चुरी अगर आपसे पूछे किसके द्वारा बनाई जाती है, एस्चुरी ये भी नदियां ही बनाती है। ठीक, उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना गार्ज किसके द्वारा बनाई जाती है? गार्ज ये नदियों के द्वारा बनाई जाती है, गार्ज भी नदियां ही बनाती है। ठीक, स्टैक स्थलाकृति पूछ ले, स्टैक कौन बनाती है? तो ये सागरी लहरों के द्वारा,
सागरी लहरें ये एक तरह की आकृति होती है जो आपकी पृथ्वी पे बन जाती है, तो वो पूछा जाता है किसके द्वारा। लोयस अगर आपसे पूछे, लोयस ये किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये पवन द्वारा बनाई जाती है, पवन द्वारा बनाई जाती है। एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे हिमोड़ किसके द्वारा बनाई जाती है, हिमोड़ तो ये हिमनद द्वारा बनाई जाती है। किसने, हिमनद या फिर ग्लेशियर द्वारा बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन नदी द्वारा बनाई जाने वाली भू आकृति है। तो जलोढ़ पंख नदी द्वारा बनाई जाती है, गार्ज नदी द्वारा, डेल्टा, एस्चुरी ये सभी नदियों द्वारा बनाई जाने वाली भू आकृति है। स्टैग भू आकृति किसके द्वारा बनाई जाती है, ये सागरी लहरों के द्वारा बनाई जाती है। लोयस जो है पवन द्वारा बनाई जाती है और हिमोड़ जो है हिमनद द्वारा बनाई जाती है। कोरापुट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए जो कोरापुट है ना ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये उड़ीसा में जो है, और कोरापुट कहाँ पे है, कोरापुट जो है उड़ीसा में है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कोरापुट पूछे कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है भाई, ये बता दीजिए आप लोग, एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये भी बातें आप लोग को रंगे हाथ याद रखना है। कोडरमा अगर आपसे पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, कुछ खान, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये पढ़ लेते हैं। कोडरमा, तो देखिए कोडरमा जो है ये एक तो पाया जाता है झारखंड राज्य में, और किस लिए प्रसिद्ध है, ये जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अभ्रक के लिए फेमस जगह है। ठीक, अगर आपसे पूछे जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा की खान से क्या निकाला जाता है, झारखंड में है ना जादूगोड़ा, झारखंड में, यहाँ से निकाला जाता है यूरेनियम। क्या निकाला जाता है, यूरेनियम निकाला। छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है ना वो खनिज संपदा से भाई बहुत ही ज्यादा भरपूर है। ठीक, इसी वजह से जो आपको लोग को जो खनिज वगैरह का जो ज्यादा चीजें मिलता है वो भारत के पूर्वी साइड में छोटा नागपुर पठार के साइड में मिलता है। अगर आपसे पूछे जावर की खान, जावर की खान ये कहाँ पे है भाई, तो जावर की खान जो है ये राजस्थान में भाई, झारखंड में सब नहीं हो रहेगा, ये राजस्थान राज्य में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आप लोग प्यार से क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। बाबा बूदन की पहाड़ी ये यहाँ से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबा बूदन की पहाड़ी, यहाँ पे चाय की जो फसल सबसे पहले लगाई गई थी, चाय की, कॉफी की या चाय क्या था जब पहला, ये बाबा का बूदन की जो पहाड़ी है यहाँ से लौह है। कौन सा खनिज पूछे पाया जाता है, तो लौह अयस्क के लिए ये फेमस है, लौह अयस्क यानी लोहा के लिए फेमस है। बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ पे है वो, तो ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। ये भी आप लोग को रंगे हाथ याद रखना है। ठीक, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कोरापुट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और एल्युमिनियम का ये अयस्क होता है, और उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे, कोरापुट उड़ीसा राज्य में है। ठीक, कोडरमा पूछे झारखंड में अभ्रक के लिए फेमस जगह है। अगर जादूगोड़ा की पूछे झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, जावर की खान कहाँ पे, राजस्थान में जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और बाबा बूदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है और किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी विक्षोभ में भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। अगर आपसे पूछे पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्पन्न कहाँ पे होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है ये उत्पन्न होने की बात करें तो ये जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर। और ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। अगला बात है सर्दियों में वर्षा किसके कारण होता है, सर्दियों में वर्षा का कारण ये पूछे कि किसके लिए होता है, किस वजह से होता है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगर आपसे पूछे पश्चिमी विक्षोभ लाभदायक किस फसल के लिए होती है, तो रबी फसल के लिए, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक, रबी की फसल गेहूं, मटर, जौ, चना, सरसों ये सभी रबी की फसलें हैं और उनके लिए ये क्या होती है, लाभदायक होती है। अगला बात आप लोग को ये याद रखना है कि जो लाभदायक होती है कहाँ पे वर्षा होती है, तो इसके द्वारा जो है पाकिस्तान में वर्षा होती है।
पाकिस्तान में भी वर्षा होती है, भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ में सर्दियों में वर्षा होती है, और नेपाल साइड में भी वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो इतनी बातें पश्चिमी विक्षोभ के बारे में याद रखना है। लेकिन पूछ रहा है कि किस समुद्र से उत्पन्न होती है, नमी प्राप्त करती है। तो देखिए इसके जो है नमी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे समुद्र हैं, रास्ते में पड़ते हैं, जैसे कैस्पियन सागर भी ऑप्शन में सही हो सकता है, अगर हो तो कैस्पियन सागर भी। कैस्पियन सागर हमने बताया भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होती है, तो यहाँ से नमी तो ये पाएगा ही, भूमध्य सागर भी यहाँ से नमी पाता है। उसके बाद ये जो है कैस्पियन सागर काला सागर से भी ये नमी प्राप्त करता है। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है, तो देखिए ये कैस्पियन सागर से भी नमी प्राप्त करता है, भूमध्य सागर से भी, और काला सागर से भी ये नमी प्राप्त करता है। ये सभी ध्यान रखेंगे। उत्पन्न पूछ ले कहाँ पे होगा, तो इसका एक ही जवाब, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। सर्दियों में वर्षा जो है ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, और ये वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है, तो भारत में रबी की फसल के लिए ये लाभदायक होती है। उसके बाद पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में इससे वर्षा होती है। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, यहाँ से ये नमी प्राप्त करती है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं कि कोई भी स्मारक दे देता है और पूछ लेता है कहाँ पे स्थित है। तो बुलंद दरवाजा जो है, आ जाइए फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पे स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बसा हुआ है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर चार मीनार पूछ ले कहाँ पे स्थित है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो इसको देखने के लिए आप लोग को हैदराबाद जाना है। और उसके बाद आपसे पूछे कि वहाँ पे हवा महल कहाँ पे स्थित है, हवा महल कहाँ पे स्थित है, हवा महल, तो ये जो है हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, जयपुर में। ये भी बात एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। फोर्ट विलियम अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है, तो फोर्ट विलियम जो है ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे, कोलकाता में स्थित है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सांची बता दीजिए, सांची का स्तूप बता दीजिए, सांची का स्तूप बता दीजिए कहाँ पे स्थित है, और खजुराहो मंदिर बता दीजिए। खजुराहो बहुत ज्यादा एग्जाम में ये दोनों बातें पूछी गई हैं बहुत ज्यादा बार। तो ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसी तरह से सीधे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे, तक्षशिला विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो ये वर्तमान समय जो पाकिस्तान राज्य में स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान राज्य में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में स्थित दरवाजा बुलंद दरवाजा है। अगर आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। हवा महल कहाँ पे स्थित है, तो जयपुरा में स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। सांची का स्तूप खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर में कई सारे मंदिर हैं, ये कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में वर्तमान समय स्थित है। कांधार की राजधानी उस समय तक्षशिला हुआ करती थी। कांधार नरेश मामा शकुनी का जो है घर था वहां पे। इष्ट खमीर का उपयोग किस में होता है, तो एथाइल अल्कोहल में होता है। किस में होता है, तो इष्ट खमीर का जो उपयोग होता है एथाइल अल्कोहल में होता है, अल्कोहल। और एथाइल अल्कोहल अगर आप लोग नहीं समझ पाते तो वही 4 बोतल वोडका शराब में इसका प्रयोग होता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। शराब के निर्माण में, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शराब के क्या निर्माण में। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, शराब का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। शराब का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये ओनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओनोलॉजी कहलाता है। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि इष्ट खमीर का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है एथाइल अल्कोहल में। इष्ट खमीर का जो उपयोग है ये एथाइल अल्कोहल में किया जाता है। शराब के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, इष्ट या फिर खमीर। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है। और साइंस के
ये प्रश्न है, साइंस के प्रश्न है महत्वपूर्ण। शराब के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनोलॉजी कहते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जठर का पीएच मान, ये भी जो है साइंस का प्रश्न है। तो इसमें साइंस के बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें साइंस पूछी जाती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जठर रस का जो पीएच मान है ये 1.5 से 3.5 होता है। कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है। अगर जठर रस की बात पूछे तो ये स्राव कहाँ से होता है? तो जठर रस या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके घटक पूछ ले कौन होते हैं? घटक, तो ये होता है HCl, इसके घटक होते हैं HCl, जिसको क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके घटक होते हैं। क्या, कौन घटक होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं? इसको म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं। म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरी बातें आपसे पूछे कि ये जो है ये स्रावित कहाँ से होता है? स्रावित कहाँ से होता है? तो ये स्रावित की बात करें, ये अमाशय से स्रावित होता है। कहाँ? अमाशय जिसे पेट बोलते हैं, यहाँ से ये स्रावित होता है पेट में हमारे। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है भैया? प्रोटीन का पाचन जो है कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है ये पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। और भी एंजाइम है लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना, पेप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे केसिन प्रोटीन का पाचन, केसिन प्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन, अगर आपसे पूछे कि इस केसिन प्रोटीन का पाचन कौन एंजाइम करता है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसका पाचन जो है रेनिन एंजाइम करता है। रेनिन एंजाइम करता है, बच्चों में बहुत ज्यादा डेवलप होता है, रेनिन एंजाइम करता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? 1.5 से 3.5 इसका पीएच मान होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी 2 से 3 भी मिल जाता है, तो 1 से 3 भी मिल जाता है, 2 से 3 भी मिल जाता है। तो लेकिन ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। घटक कौन से होते हैं? तो HCl इसके घटक होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके घटक होते हैं, और म्यूरिएटिक अम्ल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिएटिक अम्ल इसे कहते हैं। ठीक, स्रावित कहाँ से होता है? पेट, जिसे अमाशय बोलते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? पेप्सिन एंजाइम में प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम का जो है पाचन जो है केसिन प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम करता है। सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार है चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। अगर आपसे पूछे कि हीरे का आकार कैसा होता है? हीरे का आकार कैसा होता है? तो ये भी आपके चतुष्फलकीय होता है। और बात करते हैं सफेद जो फास्फोरस है, अगर आपसे पूछे कि इसको रखा कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो ज्वलनशील होता है, तो इसको वजह से इसको पानी में रखा जाता है। कहाँ पे? पानी में रखा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप लोग को, लाल फास्फोरस अगर आपसे पूछे उपयोग कहाँ पे होता है? लाल फास्फोरस, अगर आपसे पूछे कि लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसका उपयोग जो है माचिस की तीली बनाने में प्रयोग होता है। कहाँ पे? माचिस में इसका प्रयोग होता है। जो सलाई आप लोग उपयोग करते हैं उसमें प्रयोग होता है। सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। और जो है इसका हीरे का आकार भी पूछे कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। रखा कहाँ पे जाता है? पानी में रखा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ पे करते हैं? माचिस में करते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? उष्ण, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना। उसमें नहीं भाई, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। कैसी? उष्ण कटिबंधीय, ऐसी इसके लिए जलवायु होती है। अगर आपसे पूछे कि इसमें वर्षा कितनी होती है, तो 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे इस फसल के लिए ताप कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 20 से लेकर के 30 डिग्री इसके लिए क्या होगी? ताप होगी। 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछे ऐसे चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे विश्व में चावल का कटोरा किसे बोलते हैं, तो थाईलैंड को। किसे बोलते हैं? थाईलैंड को विश्व में चावल का कटोरा कहते हैं। अगर आपसे भारत में अगर आपसे पूछे चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे? छत्तीसगढ़ को
भारत में चावल का कटोरा, कभी कभी आंध्र प्रदेश भी मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ यहाँ पे सही है। अगर आपसे पूछे कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो अगर विश्व में पूछे चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन तो चीन हो जाएगा। कहाँ पे, चीन में। अगर आपसे पूछे कि चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए होती है, जहाँ पे ज्यादा वर्षा हो, ज्यादा गर्मी पड़े, ये इसके लिए जलवायु होती है। वर्षा, अगर आपसे पूछिए वर्षा कितनी होती है, तो इसकी जो वर्षा होती है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा, वार्षिक वर्षा औसत होती है। और तापमान इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। प्रारंभ में तापमान तो इतनी होनी चाहिए। और चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो विश्व में थाईलैंड को चावल का कटोरा कहते हैं, और भारत में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं। जबकि सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल चावल का करता है, और चीन जो है विश्व में पहले स्थान पे है चावल के उत्पादन में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन है, तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम बताते हैं, और ये साइंस का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है, और एग्जाम के लिए यहाँ पे बताए जाने वाले जितने भी एडिशनल पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एंटीबायोटिक पहली दवा जो है वो पेनिसिलिन थी। कौन थी, पेनिसिलिन थी। और अगर आपसे पूछे पेनिसिलिन जो है, पहले बचपन में मैं बोल ही नहीं पाता था पेनिसिलिन, तो इसकी जो अगर आपसे पूछे पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किसने किया, या फिर इसकी जो है इसको किसने बनाया था, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे बनाया था। कौन बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे बनाया था। अब कब बनाया था, तो 1928 में इसे बनाया था। ठीक, 1928 में। मलेरिया, कुछ दवाओं के बारे में अब देख लेंगे। मलेरिया की दवा क्या होती है भैया, मलेरिया की दवा क्या होती है, तो कुनैन होती है। इसको सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया की दवा क्या होती है, कुनैन होती है। अगर आपसे पूछे कि जीवोवुडीन किसकी दवा होती है, जीवोवुडीन किसकी दवा होती है, तो जो है जीवोवुडीन ये जो दवा होती है, जीवोवुडीन जो दवा होती है वो कैंसर की दवा होती है। किसकी दवा होती है, कैंसर की दवा होती है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चेचक के टीके को खोज किसने किया, अगर आपसे पूछे चेचक के टीके की खोज किसने किया, तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। अगर आपसे पूछे कि रेबीज की टीके की खोज किसने किया था, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। किसने, लुई पास्चर ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। एंटीबायोटिक पहली दवा 1928 में इसको बनाया गया। खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मलेरिया की दवा क्या होती है, कुनैन सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। जीवोवुडीन दवा कैंसर की होती है। अगर चेचक की टीके की खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर। और जो है रेबीज के टीके की खोज किसने किया, लुई पास्चर ने किया था। ये दोनों बातें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है, प्रत्यास्थ का मतलब लचीलापन होता है। तो सबसे ज्यादा अधिक जो प्रत्यास्थ होती है, एग्जाम में आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, स्टील मिलेगा। तो जो है स्टील सबसे ज्यादा जो है प्रत्यास्थ होती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हुक का नियम अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, हुक का नियम, हुक्स लॉ, ये पढ़ाया जाता है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये किससे संबंधित होती है, तो हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता से संबंधित है। प्रत्यास्थता से संबंधित होती है हुक का नियम। गलत हो गया, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का नियम। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, स्टील। अगर आपसे पूछे कि स्टील किससे बनता है, तो ये लोहा प्लस कार्बन को मिलाने से क्या बनता है, स्टील बनता है। अगर आपसे पूछ लें यहीं पे स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है भाई,
स्टेनलेस स्टील, ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। 3 चीज़ों से मिलाना है, तो लोहा मिलाएंगे आप लोग और निकेल और क्रोमियम मिलाएंगे। निकेल, लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिला देने से क्या बन जाएगा? क्रोमियम, 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 ये तीनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है भाई, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ध्वनि की जो है चाल जो है सर्वाधिक किस में होती है? तो ध्वनि की जो चाल है सर्वाधिक जो होती है वो स्टील में ही होती है। तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये सभी को आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ या फिर लचीला कौन से होता है, कौन सा धातु? स्टील होता है। इस हुक का नियम किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए प्रत्यास्थता से संबंधित है। और जो है हमने क्या बताया कि स्टील जो है लोहा और कार्बन के मेल से बनता है एक निश्चित मात्रा में। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए इसमें लोहा, आयरन, निकेल, क्रोमियम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, इससे बनता है। और ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? स्टील में होती है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है, क्या प्रश्न है? ये भी साइंस का प्रश्न है। तीनों साइंस का ये प्रश्न है महत्वपूर्ण और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या प्रश्न है कि किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि गामा जो है किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा कम होता है, लेकिन वेधन क्षमता जो है इसकी क्या होती है? ये सर्वाधिक होती है। जो गामा किरण के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वेधन क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। अगला बात है, आप लोग अगर आपसे पूछे इसकी खोज किसने किया था जो है गामा किरण की, तो हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने? हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज किया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज किया था गामा किरण की। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे एक प्रश्न आया है तरंग दैर्ध्य के बारे में। अगर आपसे पूछे तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो दो श्रृंगों या फिर 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक, और श्रृंग क्या होता है? जैसे तरंग इस तरह से चलती है, इस तरह से, तो जो इस तरह से एक यहाँ पे सीधी रेखा खींचेंगे, जो ऊपर हो गया वो श्रृंग हो गया और जो नीचे हो गया वो क्या हो गया? गर्त हो गया। तो इस 2 श्रृंगों और 2 गर्तों के बीच की दूरी आप लोग लेंगे। यहाँ पे 2 श्रृंग के बीच की दूरी, यहाँ पे 2 गर्त के बीच की दूरी, तो उसे क्या बोलेंगे? एक तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन वेधन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। ठीक, और खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। 2 श्रृंगों और 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, 2 प्रश्न तो ये इसमें पॉलिटी का है हमको नजर आ रहा है, और अगला ये वाला प्रश्न जो है ये हिस्ट्री इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो देखिए, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक, उपाध्यक्ष। ठीक, अब यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना भैया, अगर आपसे पूछे कि इसका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है लोकसभा के अध्यक्ष का, तो जो लोकसभा के ये सदस्य के रूप में इनका जो चुनाव होता है ना, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्य के रूप में होता है। सदस्य के रूप में कोई अध्यक्ष नहीं बनता है, पहले से अध्यक्ष नहीं डिसाइड होते हैं। पहले लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है, उसमें से किसी एक को चुन करके क्या बना दिया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और अगर आपसे पूछेंगे लोकसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष के बारे में जो चर्चा है 21 अनुच्छेद में की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन 21 अनुच्छेद में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 93 में इसका वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था,
तो जीवी मावलंकर को बनाया गया था, जीवी मावलंकर। और वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो ओम बिड़ला है, वर्तमान समय ओम बिड़ला है। अगर आपसे वर्तमान समय जो लोकसभा किस नंबर की चल रही है, तो 18वीं लोकसभा चल रही है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। लोकसभा जो है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। और लोकसभा के कोई जो है अध्यक्ष नहीं होते हैं पहले से, तो जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं में से किसी एक को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर 93 में बताता है। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, वर्तमान समय ओम बिड़ला है। जो लोकसभा में 18वीं जो है लोकसभा वर्तमान में चल रही है। लोकसभा आयोग क्या है, तो इसको जो है नीति आयोग क्या है, तो इसको जो है सरकार का क्या बोलते हैं, थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिंक टैंक, यानी कि जो सोचने की जो क्षमता है वो नीति आयोग को कहते हैं सरकार के। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, और नीति आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये सभी बातें, अध्यक्ष कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जो है इसके प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पूछे कौन है, तो सुमन बेरी इसके क्या है, सुमन बेरी इसके अध्यक्ष हैं लोकसभा के, सॉरी उपाध्यक्ष। सीईओ कौन है, सीईओ है इसके BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम जो है इसके जो है सीईओ है। स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी। इसकी जो है लोकसभा की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी, इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इतनी बातें नीति आयोग के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। तो नीति आयोग को क्या कहते हैं, तो सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, इसके नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। अगर आपसे पूछेंगे नीति आयोग के पहले सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के पहले सीईओ कौन है, सिंधु श्री खुल्लर। कौन है, सिंधु श्री खुल्लर इसके पहले सीईओ हैं। अगर आपसे पूछे नीति आयोग के जो है पहले जो है उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद पनघड़िया। कौन है, अरविंद पनघड़िया है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो दिन था 16 अप्रैल 1853। शासन था डलहौजी का। मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की जो है ट्रेन चली थी। 16 अप्रैल 1853। शासन था किसका, डलहौजी का। और कहाँ से कहाँ तक, तो ये मुंबई से ठाणे तक ट्रेन चली थी। और कितने किलोमीटर का चली थी, 34 किलोमीटर का चली थी। और जो है इनका जो है नाम क्या था, इस ट्रेन का जो है नाम क्या था, तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी नाम था। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है भारत में चली थी, ये चली थी 1925 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये मुंबई से कुर्ला हर्बल तक चली थी। मुंबई से कहाँ तक, कुर्ला तक चली थी। और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था इसका, डेक्कन क्वीन। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853। डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर ट्रेन चला करके इसका रिकॉर्ड बनाया गया था। ब्लैक ब्यूटी नाम था। और जो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन पूछे तो कौन है, 1825 में मुंबई से कुर्ला और डेक्कन क्वीन। बढ़ते हैं अगले पर। जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।